Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन. Let's go. सो आज हम स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. अब जैसा कि सबको पता है कि जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था, बट एनसीईआरटी ने इसका 80% पार्ट है वो डिलीट कर दिए. अब सिर्फ 20% पार्ट है जो आपके सिलेबस के अंदर आना है. तो बोर्ड्स के लिए भी आपको सिर्फ 20% पार्ट ही पढ़ना है, बाकी का जो 80% टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है. अब इसको कनेक्ट करने के लिए अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. जो वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज़ द इंटर कनेक्शन और इंटरलिंकिंग ऑफ मार्केट्स, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर. ये जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है लास्ट 50-60 ईयर्स के अंदर ही है, बट ये लास्ट 50-60 ईयर्स तक आने के लिए जो जर्नी है वो हज़ारों सालों से चल रही है. सो ऐसा नहीं था कि पुराने टाइम पे लोग ट्रैवल नहीं करते थे और ट्रेड नहीं होता था और चीज़ों का एक्सचेंज नहीं होता था, सारी की सारी चीज़ें होती थी. तो इस वाले चैप्टर के अंदर जो अपने सिलेबस के अंदर पार्ट है उसके अंदर यही है कि अर्लियर टाइम्स में लोग ट्रैवल करते थे तो उनके साथ में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा थी और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजेस हैं. तो जो सबसे पहला अपना टॉपिक है वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें लोग क्या करते थे. तो पुराने टाइम में भी जो आपके ट्रैवलर्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे, ये सारे के सारे मूव करते थे. ट्रैवलर्स मूव कर रहे, ट्रेडर्स मूव कर रहे, प्रीस्ट मूव कर रहे, पिलग्रिम्स मूव कर रहे. मूव करने का पर्पज सबका अलग अलग है. कोई मूव कर रहा है नॉलेज गेन करने के लिए, किसी कंट्री में जा रहा है किसी नई चीज़ के बारे में सीखने के लिए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कोई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जा रहा है, कोई ऐसा ग्रुप जिसको किसी कंट्री में एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो बचने के लिए वो मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें एक एक एग्जांपल लेता हूँ. आपने 6th और 7th के अंदर पढ़ा था, दो चाइनीज ट्रैवलर थे, फा हियन और हुइन सैंग. वो जैसे इंडिया के अंदर आए थे नॉलेज गेन करने के लिए, बुद्धिज्म सीखने के लिए, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी विजिट की थी. एक मोरक्कन ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता, वो भी इंडिया के थ्रू पास हुआ था. एक और बहुत फेमस ट्रैवलर है इटली से जो निकला था, मार्को पोलो. जो मार्को पोलो ने भी ट्रैवल किया था. तो अलग अलग रीजन्स की वजह से लोग ट्रैवल करते थे पुराने टाइम में. अब जैसे इसमें दे रखा है टू एस्केप परसिक्यूशन, तो एनसीईआरटी में इन सारे चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर रखा है डिटेल के अंदर, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो परसिक्यूशन से एस्केप करने के लिए जैसे इंडिया में कम्युनिटी है माइनॉरिटी के अंदर जिनको अपन बोलते हैं पारसी. अब जो ये पारसी थे ओरिजिनली ये बिलोंग करते थे, पारसी कहाँ से, ये ओरिजिनली बिलोंग करते थे पर्शिया से. पर्शिया जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर अब जैसे डिवाइड हो गया ईरान और इराक के अंदर. सो 7th सेंचुरी के अंदर एक रिलीजन आया था, मोनोथिस्टिक रिलीजन, जिसका नाम है इस्लाम. सो जब इस्लाम स्प्रेड हो रहा था तो इस्लाम की स्प्रेड होने की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी. और वो क्या कर रहे थे कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको या तो वो कन्वर्ट कर रहे थे, इफ़ दे आर रेडी टू कन्वर्ट देन दैट इज़ फाइन, अगर इफ दे आर नॉट रेडी टू कन्वर्ट देन वहाँ पे परसिक्यूशंस हो रहे थे. सो जब इस्लाम स्प्रेड हुआ सऊदी अरेबिया से बेसिकली 7th सेंचुरी में, और जब ये आया पर्शिया के अंदर, तो पर्शिया में जो यहाँ पे पारसीज रहते थे जिनको अपन बोलते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज़म्स, उनको जब परसिक्यूट करने की कोशिश की कि आप कन्वर्ट करो और ये कन्वर्ट नहीं हुए, तो बहुत सारे जो पारसीज थे वो वहाँ से भाग गए और भाग के इधर उधर जगह पे गए, जिसमें से कुछ लोग बचने के लिए इंडिया के अंदर भी आए थे. और इंडिया के अंदर वो आए थे गुजरात के अंदर, और तब से लेके आज तक गुजरात और बॉम्बे वाले साइड के अंदर पारसीज बहुत सारे रहते हैं. तो ये पुराने टाइम पे लोग परसिक्यूशन से बचने के लिए भी ट्रैवल करते थे. परसिक्यूट मतलब क्या होता है, किसी को जब किल कर देना गवर्नमेंट ऑर्डर से या ऐसे. ठीक है, अब ये अपने साथ में क्या क्या चीज़ें कैरी करते थे, तो ये अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें कैरी कर रहे हैं. जैसे कि कुछ लोग गुड्स ले जाते थे, कुछ अपने साथ में मनी कैपिटल ले जा रहे हैं, कुछ स्किल्स है जो एक चीज़ है कहीं और जाके वो बता रहे हैं, आइडियाज़ जाते थे, इन्वेंशन जाते थे, जर्म्स और डिजीज़ भी यहाँ तक की जाती थी पुराने टाइम पे. अब जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था कि इंडिया से रामायण का आइडिया, महाभारत का आइडिया, उपनिषद का आइडिया यूरोप में गया, चाइना में गया, आपके जापान के अंदर गया था. ग्रीक से अपन ने उनका स्कल्पचर्स बनाना सीखे थे जो इंडिया के अंदर आए थे. हमने पर्शिया से उनके जो मिनारेट्स वाली कंडीशंस है वो कैसे बनाते हैं वो अपन ने सीखा था. तो पुराने टाइम में आइडियाज़ और स्किल्स ये भी जाते हैं, जैसे कि अपन बोलते हैं इंडियन न्यूमरल्स 1 2 3 4 जो है, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पर उनको इंडो अरेबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं और कुछ कुछ जगह पे उनको अरेबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं, बिकॉज अरब्स वो द पीपल जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बने थे बिटवीन ईस्ट और वेस्ट. तो इंडिया से उन्होंने कुछ आइडिया लिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूरोप में, बट यूरोपियंस को लगता था कि वो अरब्स ने दिया है, तो अरब्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ों आ गई है. ठीक है, तो ये पुराने चीज़ों का ट्रांसफर होता था. अब जैसे कि इसके अंदर दे रखा है जर्म्स एंड डिजीजेस. अब
नोइंगली और अननोइंगली पुराने टाइम में इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल था, इतनी ज़्यादा कल्चरल मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग थी कि है ना, कभी कभी एक जगह जो आइसोलेटेड लोग होते थे उनके अंदर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ या किसी डिजीज़ के जर्म को लेके इम्यूनिटी नहीं है, बट किसी के पास है, वो जब उनसे कॉन्टैक्ट में आए तो उनके कारण इस नई जगह के अंदर भी डिजीज़ स्प्रेड हो गई थी। अब इस चैप्टर के अंदर ना एक डिजीज़ है जो अब एक्सटेंट हो चुकी है, जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। उसके बारे में भी ब्रीफली दे रखा है, तो वो अपन अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है। अब कनेक्शन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो उसका जो कनेक्शन है वो है ना, एक वेस्ट एशिया से अगर अपन बात करें या ईस्ट एशिया से बात करें, वो 3000 BCE से भी ज्यादा पुराना था। अब सब लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम सुन ही रखा है। प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम आपकी एनसीईआरटी के अंदर 6th क्लास के अंदर नाम चेंज होकर इसका नाम हो गया है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो इंडिया की थी, इनके जो ट्रेड कनेक्शंस थे वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में थे, और ये 3000 BCE से भी पहले के कनेक्शंस है। अभी 3000 BCE मतलब ईयर क्या है, अगर मैं मान लो एक टाइम पीरियड लूं, जैसे कि मान लो अपना 1 AD, और फिर अगर अपन यहाँ पर बात करें 1 BC, और अपन अभी इस तरफ आगे जाएंगे तो जैसे अभी जो साल चल रहा है वो है 2025 AD। अब जो AD और BC है ये पहले के टाइम पे यूज होता था, बिकॉज AD मीन्स एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज लैटिन, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जीसस क्राइस्ट, तो मतलब जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो रहा AD। BC मतलब है बिफोर क्राइस्ट, तब जीसस क्राइस्ट नहीं थे। बट बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो ये AD और BC आपने एक पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग आपने ये हिस्ट्री को टाइम में डिवाइड कर दिया, तो ये AD और BC अब यूज नहीं होता है, इसको चेंज कर दिया है। तो BC अब बन गया है BCE और AD अब बन गया है CE। CE मतलब हो गया आपका कॉमन एरा, और BCE बन गया आपका बिफोर कॉमन एरा। सो अगर मैं बात करूं, यहां पर लिखा हुआ है देखो, जैसे 3000 तो एक तो 3000 साल हो गए। अब BCE, ये जो अब की BCE है, मतलब ठीक है ना, इसको भी मैं अगर अभी अपन प्रेजेंट टाइम से पास्ट की तरफ जाएंगे तो 2000 साल में इसके ऐड कर दूंगा, तो मतलब एटलीस्ट 5000 ईयर्स बैक भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों से कनेक्शन था डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। मतलब इसके अपन को ट्रेसेस बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक एम्पायर था रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर वाज इन इटली। सो बिफोर क्रिश्चियन एरा, मतलब जब तक जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ उससे पहले भी रोमन एम्पायर के जो कॉइन्स है अपन को केरला और तमिलनाडु के अंदर मिले। दैट मीन्स लोग पुराने टाइम में भी उनका आपस में कनेक्शन रह चुका है, ठीक है। तो 3000 BC मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली आपके 5000 साल हो गए। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं कि अभी क्या साल चल रहा है, तो अभी चल रहा है 2025 CE। CE मतलब हो गया आपका कॉमन एरा। जैसे अगर कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो मान लो मैं अगर बोलूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज 8000 BC, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 BCE में एग्जिस्ट करती थी। अब अगर मैं ईयर्स के टर्म्स में बोलूं तो 8000 जो 8000 नंबर है, BC अगर अपन अभी से देखें, मतलब मैं अभी मान रहा हूं कि अभी 2000 साल चल रहे हैं, 25 साल मैंने अभी हटा दिए, तो अगर मैं 2000 से देखूं तो 8000 साल और BC के 2000 साल, तो मैं बोलूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एटलीस्ट 10,000 ईयर्स ओल्ड। या तो मैं ये बोलूंगा 10,000 साल पुरानी सभ्यता है ये, या फिर मैं बोलूंगा कि 8000 BCE के टाइम की थी। ये समझ में आ गया BC और AD वाला कंसेप्ट। अब जैसे बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, अपने हिंदी के अंदर एक मुहावरा सुना होगा कि अपन है ना, एक पुराने इंडिया में पुराने टाइम में करेंसी होती थी जिसको अपन बोलते थे हिंदी के अंदर ये कौड़ी। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर ये जो कौड़ी है ना, ये करेंसी तो यूज नहीं होती बिकॉज अब तो अपन रुपये यूज करते हैं, बट ये कौड़ी हमारी है ना हिंदी लिंगो के अंदर आ गया, स्लैंग बन गया ये। जैसे कि मान लो कि कोई बिजनेस बहुत ज्यादा गंदा है, तो मान लो अगर किसी को मॉक करना है उस बिजनेस को, द पीपल विल से कि अरे ये तो 2 कौड़ी का बिजनेस है, अरे ये तो 5 कौड़ी की कार है। तो अब जो ये कौड़ी है ये डेनिग्रेट करने के लिए यूज होता है, किसी को मॉक करने के लिए। बट अर्लियर टाइम्स में ये जो कौड़ी है, या फिर इसको अगर अपन कौड़ीज बोले या इंग्लिश में जो सी शेल्स होते हैं, इसको करेंसी की तरह यूज करते थे। तो हमको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेस मिला है कि मालदीव्स जो आइलैंड है लक्षद्वीप के नीचे, तो मालदीव्स के जो कौड़ीज है वो हमको मिले हैं चाइना में और ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका मतलब आप वो वाला पार्ट समझ लो, ये जो सोमालिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
ये आपका इथियोपिया है। इस जगह पे अपन को ट्रेसेस मिले, अपन को मिला है सी शेल्स, जिसको अपन कॉडीज बोलते हैं या हिंदी के अंदर जिसको अपन कॉडी बोलते हैं। तो दैट मीन्स पुराने टाइम के लोग आपस में कनेक्टेड थे। और प्लस अगर अपन बात करें जर्म थियरी की, जो मैं बात कर रहा था, मतलब नॉट एग्जैक्टली जर्म थियरी, बट अगर अपन जर्म्स की ट्रांसफर की बात करें तो पुराने टाइम में 7th सेंचुरी तक अपन पीछे जा सकते हैं कि अपन को है ना पता है कि जर्म्स का ट्रांसफर होता था। अब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन मेंशन है, द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड फार एज बैक दी एज दी 7th सेंचुरी। वैसे तो अगर अपन देखा जाए तो इसको 7th सेंचुरी से पीछे भी अपन ट्रेस कर सकते हैं। 5th सेंचुरी में अपन को ट्रेस मिला है चाइना के अंदर स्मॉल पॉक्स का। नाउ कैन यू इमेजिन, ये जो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रहेगी कि 7th सेंचुरी के अंदर जो अपन जर्म को देख सकते हैं, ये एक्चुअली नॉर्दर्न यूरोप में देयर इज अ कंट्री नॉर्वे, वहां पर अपन को एक वाइकिंग की ग्रेव मिली है। उस वाइकिंग की ग्रेव में स्केलेटन से अपन पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि इसको है ना स्मॉल पॉक्स डिजीज थी। तो दैट मीन्स वाइकिंग्स, जो कि बहुत ही सी फेयरिंग कम्युनिटी है, आसपास की कंट्री में ट्रैवल करते थे, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको बताओ 1000 AD के अंदर वाइकिंग्स पहुंच गए थे, उन्होंने वहां पे जगह ढूंढी थी, न्यू फाउंडलैंड। तो वाइकिंग्स के कारण ऐसा मानते हैं कि 7th सेंचुरी के अंदर है ना स्मॉल पॉक्स डिजीज इधर उधर स्प्रेड की थी। लेकिन अभी हमारे पास में एग्जैक्ट प्रूफ नहीं था इसको। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए कि 13th सेंचुरी तक ये अनमिसेबल लिंक बन गया था, कि अनमिस्टेकेबल लिंक, कि अब अपन को क्लैरिटी मिल गई थी 13th सेंचुरी तक कि यस, जो ट्रैवलर्स है उनके मूवमेंट के कारण, उनकी लैक ऑफ आइसोलेशन पॉलिसीज के कारण और एक्स्ट्रा जर्म कैरिंग कैपेसिटी के कारण, बिकॉज उनको नहीं पता था कि देवर कैरिंग द जर्म्स। और जो कम्युनिटीज आइसोलेटेड है, जब वो ट्रैवलर्स उधर जाते थे तो नई कम्युनिटी वालों को वो डिजीज हो जाती थी। तो जैसे कि 13th सेंचुरी के अंदर अपन को पता लगा था कि हाँ स्मॉल पॉक्स डिजीज स्प्रेड हो रहा है और वो कनेक्शन से स्प्रेड होता है। इसके एग्जाम्पल से अपन एक और चीज समझी थी। जस्ट कुछ सालों बाद में 14th सेंचुरी के अंदर एक ब्यूबोनिक प्लेग फैला था यूरोप में, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक डेथ। उस ब्लैक डेथ के अंदर जब अपन को रियलाइज हुआ कि यस, जर्म से कारण डिजीज स्प्रेड हो रही है दूर दूर तक, तो ब्लैक डेथ वाज द फर्स्ट पैंडेमिक जिसके अंदर अपन ने क्वारंटीन वाला कंसेप्ट और आइसोलेशन वाला कंसेप्ट चालू किया था, जो अपन ने भी 2020 और 21 में कोविड में आपने देखा था क्वारंटीन और अपन आइसोलेशन कर रहे हैं। सो वो यूरोप में 14th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हो गया था इन दी ब्लैक डेथ। तो 7th सेंचुरी तक अपन उसको ट्रेस मिल गया कि यस, जर्म्स भी इधर उधर जा रहे हैं, और 13th सेंचुरी तक हमारे पास में वैलिड प्रूफ था कि स्मॉल पॉक्स इधर उधर ट्रैवल हो रहा है। इसके अंदर अपन और अभी देखेंगे अपन स्मॉल पॉक्स के बारे में। अब जैसे कि इसके अंदर दे रखा है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। अब सिल्क रूट बेसिकली क्या है? सिल्क रूट कोई एक सिंगल रूट नहीं है, सिल्क रूट बंच ऑफ रूट्स को बोलते हैं। नाम सिल्क रूट क्यों है? बिकॉज सिल्क रूट का ओरिजिन चाइना से, चाइना से इंडिया के थ्रू होता हुआ, अरेबिया होता हुआ ये सिल्क रूट जाता था यूरोप में। सिल्क रूट इसका नाम इसलिए बिकॉज चाइना से सबसे ज्यादा जो कार्गो ट्रांसफर होता था दैट वाज सिल्क। उसके अलावा भी वहाँ पे पोल्ट्री भी जाता था, टी भी जाता था, बट जो सबसे मेन कार्गो था वो था सिल्क, इसलिए उस सिल्क के ट्रांसफर के नाम पे उसका नाम है सिल्क रूट। अब जैसे कि इमेज आपको ये दिख रही होगी, अब इस इमेज में एज यू कैन सी है ना बहुत सारे पाथ है सिल्क रूट के। जैसे एक ही येलो वाला देखो, तो एक सिल्क रूट का ये वाला पाथ है, देखो यहाँ तक जा रहा है, पुल कॉन्स्टेंटिनोपल तक जा रहा है। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द क्या बोलूंगा मैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी इज इस्तांबुल। पुराने टाइम में ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, तब इसका नाम बाइजेंटियम था। अगर आपने को डिटेल के अंदर थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हो तो आपने एक डायनेस्टी सुनी होगी जिसका नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। तो बाइजेंटाइन एम्पायर में कॉन्स्टेंटिनोपल, तो नाउ इमेजिन ये इतनी दूर से लेके इतनी दूर तक इनका ट्रेड कनेक्शन है। फिर अगर देखो, ये देखो एक रूट है, फिर ये इधर जाता है। फिर अगर आप देखो इंडिया के अंदर में यहाँ पर एक ग्रैंड ट्रंक रोड था, उससे भी मथुरा के थ्रू क्रॉस होता हुआ काबुल के अंदर। और फिर अगर आप सी में देखो तो ये देखो टर्क्वाइज कलर है, ये पूरा का पूरा हमारा ईस्टर्न वाला कोस्ट, वेस्टर्न वाला कोस्ट, फिर ये अपना पूरा अरेबियन पेनिनसुला, फिर ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी कि यहाँ तक इस लैंड को क्रॉस करके यहाँ तक पूरा का पूरा ट्रेड जा रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल सी रूट थे, सी रूट भी मल्टीपल थे, लैंड रूट भी मल्टीपल थे, और ये एक्सेसिवली लोगों का इस रूट के थ्रू ट्रैवल होता था। जो मैंने अभी नाम बताया था मार्को पोलो चैप्टर के स्टार्टिंग में, इब्न बतूता, वो इसी रूट के थ्रू मतलब इसी रूट के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया था। अब जैसे कि अगर हम बात करिए सिल्क रूट का एग्जिस्टेंस कब से रहा है, तो एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड है वो हिस्टोरियंस को नहीं पता है, बट अपन को ये पता है कि वो एटलीस्ट इस टाइम पीरियड से पहले तो एग्जिस्ट करता था। सो इट इज रिटन हियर दैट दे वर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा and almost thrived till 15th century before the Christian era। Christian era कब चालू है? 1 CE में या फिर 1 AD में। ऑब्वियसली अब जीसस क्राइस्ट आएंगे उसके बाद ही तो अपन क्रिश्चियन एरा को मानेंगे। सो इससे पहले का रूट है, मतलब ये BCE का रूट है, और 15th सेंचुरी तक ये थ्राइव किया, मतलब 15th सेंचुरी तक बहुत अच्छी तरीके से वाइब्रेंट
कल्चरल और ट्रेड मतलब गुड्स का ट्रांसफर होता था। 15 सेंचुरी से सिल्क रूट था, धीरे 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 इसका यूज होना बंद हो गया। वो अपन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। अब ये देखो क्या होता था, मेनली चाइनीज पॉटरी, इंडियन स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स हम भेजते थे कहां पर, यूरोप में। और इसके अगेंस्ट में यूरोप में ऐसा कोई बहुत बड़ी कमोडिटी नहीं थी, तो यूरोप को इसके अगेंस्ट में ना पेमेंट करना पड़ता था। कैसे? तो यूरोप को इसके अंदर भेजना पड़ता था गोल्ड और सिल्वर एशिया को। तो जब तक इस सिल्क रूट एग्जिस्ट करता था 15 सेंचुरी तक, तब तक वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री इंडिया और चाइना थे। अपन आगे पढ़ेंगे मतलब आगे जाके पढ़ेंगे कि जैसे जैसे सिल्क रूट को यूज करना बंद हो गया, वैसे वैसे जो पूरा सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है ये शिफ्ट होकर आपका चला गया था यूरोप के अंदर। और इसी सिल्क रूट को यूज करके ना मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो तीन बहुत बड़े मतलब क्या दो बहुत बड़े जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है वो भी स्प्रेड हुए। मोनोथीस्ट, मोनो मतलब होता है वन, थीस्ट मतलब होता है बिलीफ इन गॉड। मोनोथिस्टिक रिलीजन्स मतलब ऐसे रिलीजन्स जो कि एक गॉड में बिलीव करते हैं, सिंगल गॉड वर्शिपिंग। अब तीन बहुत बड़े मोनोथिस्टिक रिलीजन है। एक है जुडाइज्म, ज्यूज का, ज्यूज वो लोग हैं जो इजराइल में रहते हैं, ज्यूज वो लोग हैं जिनको हिटलर ने मारा था। एक है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी तो सबको पता ही मोनोथिस्टिक। एक है इस्लाम, वो भी है मोनोथिस्टिक। तो ये जो सिल्क रूट है इसके थ्रू बुद्धिज्म भी स्प्रेड हुआ है, इसके थ्रू इस्लाम भी स्प्रेड हुआ है, इसके थ्रू क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ क्योंकि इन तीनों में सबसे पुराना वो है। इसके बाद में फिर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ, इसके बाद में फिर आपका इस्लाम स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो अपने ये तीनों रिलीजन भी इसके थ्रू स्प्रेड हुए थे। फिर अब हम देखेंगे क्या इन रूट्स को यूज करके खाना भी जाता था क्या, क्रॉप्स भी जाते थे क्या? तो बिल्कुल जाते थे। जैसे जैसे ट्रैवलर्स न्यू न्यू एरिया डिस्कवर करते रहते थे, वहां पे वो न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस भी करते थे। और अगर कोई क्रॉप उनकी कंट्री में नहीं है तो वो क्रॉप कहीं को ले भी जाते थे। अब जैसे कि जितना हमको पता है उसके अकॉर्डिंग कि चाइना में होते हैं नूडल्स, वो नूडल्स आपके अरब्स लेकर गए और अरब्स ने उनको इंट्रोड्यूस करा इटली में, और इटली में वो जाकर क्या बन गए, आपके स्पैगेटी। सो जो नूडल्स थे वो चाइना के थे, वो उसको लेकर कौन गए, अरब्स, और अरब्स उसको लेकर गए इटली में, और इटली में वो जाके बन गए स्पैगेटी। ऑलमोस्ट नूडल मतलब नूडल्स जैसा ही होता है, बस टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज इसके अंदर मेडिटेरेनियन डाइट थोड़ी सी आ जाती है। वैसे ही अपन ऐसा बोलते हैं कि शायद मे बी 5th सेंचुरी के अंदर अरब्स आपके पास्ता भी लेकर गए हैं इटली के अंदर। इटली में देयर इज एन आइलैंड जिसका नाम है सिसिली। इस सिसिली वाले आइलैंड का नाम अपन पढ़ेंगे, और आप लोगों ने अगर पढ़ लिया तो आपने सुना होगा नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में, किंगडम ऑफ टू सिसिली, जिसमें बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन रूल करता था। तो मैंने क्या बताया था, यूरोप, चाइना, इंडिया, अरब्स। ये इधर गए, इधर जाके चीजें बताई, ये इधर गए, इनको इधर जाके चीजें बताई। तो पास्ता ऐसा माना जाता है कि जो इटली के अंदर फेमस है वो इंट्रोड्यूस किया है अरब्स ने, और जो चाइना के अंदर नूडल्स थे वो भी यूरोप में जाकर क्या बन गए थे, वो भी यूरोप में जाके बन गए थे स्पैगेटी। और यहां तक कि अगर मैं इंडिया की बात करूं या एशिया की बात करूं, तो हमारे एंसेस्टर्स को बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में आइडिया ही नहीं था जो इंडिया के इंडिजिनस क्रॉप्स ही नहीं थे। इंडिया के भी इंडिजिनस क्रॉप्स नहीं थे, वो यूरोप के भी इंडिजिनस क्रॉप्स नहीं थे। जैसे कि अगर बात करें पोटैटो की बात करें, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे हमारे एंसेस्टर्स को पता ही नहीं थे, ना यूरोप के लोगों को बताते। तो बात आती है ये फिर कैसे आए और कैसे इंट्रोड्यूस हुए। ये आए एक बहुत बड़े मतलब पॉजिटिव गलती की वजह से। गलती तो वैसे नेगेटिव भी होती, बड़ी पॉजिटिव गलती थी। आप लोगों ने सबने बचपन में एक नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कि जिसको इंडिया ढूंढना है, इंडिया ढूंढना है। वो इंडिया ढूंढने निकला था बट वो इंडिया ढूंढ नहीं पाया। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका जब वो पहुंचा तो उसको पता लगा कि यहाँ के लोग तो बहुत सारे वेल वर्स्ड है एग्रीकल्चर के अंदर, और यहाँ पर तो बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं, और हमारे यूरोप के अंदर तो भैया ये क्रॉप्स उगते ही नहीं है। तो फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने 4 ट्रिप्स करी, बिसाइड स्लेवरी जो उसने करी थी, उस स्लेवरी को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मेंशन नहीं है। उसने बहुत सारे क्रॉप्स जो अमेरिका के इंडिजिनस थे वो लिए और उन सारों को यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो क्रेडिट जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। इसने जब अमेरिका को डिस्कवर किया, द ईयर इज 1492 में इसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अब देखो यहां पर अमेरिकाज लिखा है, तो ये अमेरिकाज गलत नहीं लिखा है। अमेरिकाज मतलब क्या होता है, अमेरिकाज मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, प्लस साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, प्लस आपके कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है ना। कैरिबियन की स्पेलिंग शायद मैंने गलत तो नहीं लिख दी है, हाँ शायद गलत स्पेलिंग लिख दी है। ये है आपका कैरिबियन, CARRIBEN।
तो कैरिबियन आइलैंड्स ये सब आपके अमेरिका के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसने अमेरिका को डिस्कवर किया और ये सारी की सारी चीजें फिर हमें मिली। अब क्या फूड के कारण भी वर्ल्ड चेंज होता है, क्या सोसाइटी पूरी चेंज हो जाती है? तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। अब सी यूरोप के अंदर क्या है, खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जो पुअर थे उनको मजबूरी में ब्रेड खाने पड़ते थे विच वॉज नॉट न्यूट्रिएंट डेंस। जब ये इसने अमेरिका को डिस्कवर किया तो अमेरिका से क्रॉप आया जिसको अपन बोलते हैं पोटैटो। तो यूरोप के जो पुअर थे वो सारे के सारे पोटैटो खाने लग गए थे, जिसमें से एक कंट्री जिसका नाम है आयरलैंड, वो एक्सेसिव पोटैटो पे डिपेंडेंसी उनकी बढ़ गई थी, वो बहुत ज्यादा पोटैटो ग्रो कर रहे थे। अब इसके अंदर देखो पोटैटो का नाम भी क्या दे रखा है, पोटैटो का नाम दे रखा है हम्बल पोटैटो। हम्बल पोटैटो एज इन कि बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ और सब लोग खा सकते हैं और ग्रो करने में ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं है और इसकी यील्ड भी अच्छी खासी होती थी, तो सब लोग पोटैटो खाने लग गए पुअर। अब दिक्कत ये है कि कभी कभी है ना, किसी एक चीज पे जब आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर वो गलती से चीज हट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है। पोटैटो के अंदर एक डिजीज हो गई जिस डिजीज को अपन बोलते हैं पोटैटो ब्लाइट, जिससे भैया आपके सारे के सारे पोटैटो हो गए खराब आयरलैंड के अंदर। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि खराब खराब लोग पोटैटो खाने न लग जाए, तो गवर्नमेंट ने जितने भी आपके कल्टीवेटेड पोटैटो थे उन सारों को बरी कर दिया और पूरे के पूरे आयरलैंड में एकदम से पोटैटो की बहुत ज्यादा कमी हो गई। और बिकॉज लोग सिर्फ पोटैटो ही ग्रो कर रहे थे, उनकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी थी कि वहां पे फैमिन लाइक कंडीशंस आ गई और इसके कारण वहां पे अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन लोगों की, मतलब 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी ड्यू टू हंगर एंड स्टार्वेशन। इतनी एक्सट्रीमली इस इंसिडेंट्स को हिस्टोरिकली बोलते हैं द पोटैटो फैमिन या फिर द ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन। अब कंटेंट के अंदर इसका जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है मिड 1840s के अंदर आया था, बट देयर इज एन इमेज इन एन एनसीईआरटी इन विच चिल्ड्रन आर डिगिंग द ग्राउंड फॉर द सर्च ऑफ पोटैटो। उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है। सो आपका जो ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन है वो आया था 1845 से लेके 1849 में। तो इससे ये लेसन मिलता है कि किसी एक सिंगल चीज पे आपकी ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कि मतलब बताओ आलू के कारण वहां पे 10 लाख लोगों की बेसिकली डेथ हो गई थी। इसको अपन बोलते हैं द ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन। फिर देखते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड। अब सी ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, ये लास्ट टॉपिक है अपना। इस वाले टॉपिक के अंदर है ना मल्टीपल सेंचुरीज की स्टोरीज दे रखी है। मैंने इन सारी की सारी सेंचुरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बता दिया इसके अंदर। तो अपन एक एक करके सारी सीक्वेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर लिखा है कि 16th सेंचुरी के अंदर जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो श्रैंक हो गया। अब जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो छोटा हो गया। अब छोटा हो गया मतलब लिटरली दुनिया छोटी नहीं हो गई। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इस टाइम पे यूरोपियंस ने दो बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के सी रूट ढूंढ लिए थे। जैसे कि अपन ने पढ़ा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 के अंदर अमेरिका का सी रूट डिस्कवर कर लिया था और वास्को ड गामा में 1498 में जस्ट उसके 6 साल बाद में इंडिया का सी रूट डिस्कवर कर लिया था। तो अब क्योंकि ये सी रूट डिस्कवर हो गए थे और ऑलरेडी इन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो यूरोपियंस को चाहिए थी, जो यूरोपियंस के पास में नहीं थी, तो एक्सटेंसिवली ट्रैवल होने लग गया था। अब इसमें अगर अपन जैसे कि पढ़ते हैं कि है ना ब्रिटिशर्स आए और उन्हें इंडिया को लूटा और आसपास के कंट्रीज को लूटा और इंडिया को लूट के 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स ले गए अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर अपन देखें तो। सो बिफोर द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया जो सबसे बड़ा कॉलोनाइजेशन किया है यूरोपियंस ने वो किया है अमेरिकास का। अमेरिकास मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स। इनको जब लूटा उससे जो इन्होंने पैसे कमाए उससे ये और ज्यादा प्रॉस्परस कंट्रीज बने और फिर जाके इन्होंने कॉलोनी बनाना चालू किया था एशिया को। तो अगर अपन बात करें देखो अमेरिकास की, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाके ब्रीफली दो कंट्रीज के बारे में दे रखा है कि उन दो कंट्रीज में माइंस थी, उन माइंस में था सिल्वर और वहां से ये सारा का सारा सिल्वर चुरा चुरा के ले गए और अपनी कंट्री में ले जाके एशिया के साथ में जो ट्रेड कर रहे थे उसको ये फाइनेंस करने लग गए। अब मैंने थोड़ा तेज बोल दिया तो मैं थोड़ा स्पीड स्लो करके बताता हूं। जैसे देखो यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना यूरोप को दे रहे लेट सपोज पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ये अपन पहले ही पढ़ चुके। इसके अगेंस्ट में यूरोप को इनको देना पड़ रहा है, गोल्ड देना पड़ रहा है और सिल्वर देना पड़ रहा है। बट जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक तरीके से यूरोपियंस वर थोड़े एट फॉल्ट। उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास भी काश ऐसी कोई कमोडिटी होती जिसको अपन उधर देते और उसके अगेंस्ट में अपन एक्सचेंज करते, या फिर इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमारा कोई ऐसा फायदा तो हो नहीं रहा। तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी और इन्होंने यूरोपियंस ने अमेरिका में जाके अटैक करके वहां के जो एग्जिस्टिंग एम्पायर्स है उनको वो हराने लग गए। मैं अभी दो एम्पायर का नाम भी बता दूंगा। इनको हराने के बाद में जब इन्होंने यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट वॉन्क्वेस्ट चालू कर दी तो इसके अगेंस्ट में अमेरिका से ये लोग लूटने लग गए सिल्वर। अब अमेरिका से जो इन्होंने सिल्वर लूटा उससे ये अपना ट्रेड फाइनेंस कर रहे थे जो ये एशिया के साथ में कर रहे थे। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है।
इनसे जब ये ट्रेड कर रहे हैं तो इनको देना पड़ रहा है गोल्ड और सिल्वर, बट इनको एक नई जगह मिल गई कॉन्क्वेस्ट कॉन्कर करने की, इन्होंने उसको कॉन्कर किया, वहां से इनके पास में सिल्वर आ गया, ये जो एक्स्ट्रा सिल्वर है इससे ये प्रॉस्परस हो गए और इससे अपनी एशिया की ट्रेड को ये फाइनेंस करने लग गए थे। अब वो कौन से दो रीजन्स है जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये जो आपके यूरोपियंस है, यूरोपियंस ने सबसे पहले अटैक किया कहाँ पर, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कंट्री विच इज मेक्सिको, और प्रेजेंट टाइम पे जो कंट्री है जिसका नाम है पेरू, तो इधर इन्होंने आपका अटैक करना चालू किया था। अब देखो ये है मेक्सिको और ये है पेरू। अब मेक्सिको और पेरू के अंदर 16th सेंचुरी में दो एम्पायर्स थे। मेक्सिको के अंदर जो एम्पायर था, ये देखो यहां पर जो शेडेड रीजन है, इस एम्पायर का नाम था एस्टेक एम्पायर, और जो ये शेडेड रीजन है यहां पर जो एम्पायर था इसका नाम था इनका, उनका नहीं इनका। अब मैं दोनों के बारे में बता देता हूं कि शायद आप इससे कनेक्ट फील कर पाऊं। इनका जो एम्पायर है, इनका एक सिटी है विच इज़ अ वेरी यूनिक सिटी विच इज़ बिल्ड नियर बाय अ वोल्केनो। उस सिटी का नाम है माचू पिचू सिटी। प्रेजेंट टाइम के अंदर ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर एडेड है। एस्टेक्स के बारे में मैं बताऊं तो आपने एक सिविलाइजेशन सुनी होगी मेक्सिको के अंदर थी, वो थी मायंस। मायंस के बाद में जो है, मायंस के अकॉर्डिंग वो आर्कियोलॉजिस्ट को एक कैलेंडर मिला था जिसमें जो आखिरी साल था वो 2012 था, तो सब लोग बोलने लग गए कि अरे बिकॉज मायंस ने आखिरी ये 2012 बोला है तो जो दुनिया है वो 2012 में खत्म होने वाली है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मायंस के बाद में जो यहाँ पे सिविलाइजेशन आई उनका नाम था एस्टेक्स। एस्टेक्स के बारे में अपन को ये पता है कि इनके भी पिरामिड्स होते थे। इनके पिरामिड्स में ना दो तरफ सीढ़ियाँ स्टेयर्स होती थी, इन स्टेयर से ये लोग ऊपर ले जाते थे, और इनके जो हाई प्रीस्ट होते थे इस पिरामिड्स के टॉप पे ये ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे, अपने जो भी ये गॉड्स में बिलीव करते थे उनको केटर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो एस्टेक्स को डिफीट करने के लिए कौन आए, स्पेन आया और एस्टेक्स को डिफीट किया। इनकास को डिफीट करने कौन आए, आपका पोर्चुगल। तो अब इसमें लिखा हुआ है मिड 16th सेंचुरी तक ऑलरेडी एस्टेक्स और पोर्चुगल, सॉरी एस्टेक्स और इनकास को ये लोग डिफीट कर चुके, स्पेनिश पीपल और पोर्चुगल पीपल। अब डिफीट करने के बाद में इनको क्या बनला, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर इनको माइंस मिली जहाँ पर आपके सिल्वर मिलता था। तो देखो जैसे यहाँ पर ये एक क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे एक क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्रॉस लगा है, ये जो क्रॉस क्रॉस वाले इलाके यहाँ पर सिल्वर की माइंस थी, इन सबको लूटना चालू किया इन्होंने, इन सारे सिल्वर को लूटना चालू किया और इससे अपनी इन्होंने ट्रेड को फाइनेंस किया था। ये देखो सिल्वर फ्रॉम द माइंस व्हिच वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड प्रेजेंट डे मेक्सिको, इससे ये लोग अपनी वेल्थ जनरेट हुई और अपने एशिया के साथ में जो इनका ट्रेड है उसको ये फाइनेंस करने लग गए थे। अब मिड 16th सेंचुरी तक ऑलरेडी ये लोग है ना इस कॉन्क्वेस्ट के बिल्कुल मिड में थे, मतलब 1550s के अराउंड में स्पेन ने आपका पेरू को हरा, स्पेन ने आपका मेक्सिको को हरा दिया था और पोर्चुगीज ने आपके इनकास को हरा दिया था। बट इसमें उस टाइम का सबसे पहला बायोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ था एक तरीके से, जो कि क्या हुआ था, स्पेन ने यूज किया था। स्पेन ने इसके अंदर क्या किया कि ऑलरेडी यूरोप के अंदर है ना स्मॉल पॉक्स डिजीज तो सबको पता है, ये स्प्रेडेड भी थी, तो उनकी बॉडी में थोड़ी बहुत इम्यूनिटी थी यूरोपियंस के अंदर। बट जो अमेरिकन्स थे, जो ये एस्टेक्स वाले थे, ये हजारों सालों से आइसोलेटेड है, तो इनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। तो स्पेनिश लोगों ने क्या किया कि जो बॉडीज इन्फेक्टेड थी स्मॉल पॉक्स जर्म से, उनको बाय बोट इन्होंने भेज दिया कहाँ पे, एस्टेक्स वाले एम्पायर के पास में। जब ये स्मॉल पॉक्स डिजीज यहाँ पर आई तो बिकॉज एस्टेक्स के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, तो यहाँ पे 90% जो पॉपुलेशन थी दे वर डेसिमेटेड, इनकी डेथ हो गई। तो एस्टेक्स के लिए इनको, सॉरी स्पेनिश लोगों के लिए इनको कॉन्कर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया था। तो तुम सोचो उस टाइम पे जो ये अटैक हुआ, कोई सुपीरियर फायर पावर के कारण नहीं हुआ, कोई न्यू टेक्नोलॉजी के कारण नहीं हुआ, कोई वेपन या कैनन्स, ये एक अनकन्वेंशनल वेपन यूज हुआ था, कोई भी कन्वेंशनल वेपन नहीं था। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल जिसको अपन बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, अनकन्वेंशनल जो रिसेंट है, जो भी बिल्कुल बहुत ही अलग टाइप का है। तो कन्वेंशनल वेपन को यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर एक अनकन्वेंशनल वेपन यूज हुआ है, वो है आपकी स्मॉल पॉक्स की डिजीज। तो इमेजिन एस्टेक्स, इनकी पॉपुलेशन 2-2.5 लाख थी और जो स्पेनिश कॉन्करर्स आए थे ये तो हजारों के अंदर थे, फिर भी दे वर एबल टू डिफीट, किसकी वजह से, स्मॉल पॉक्स डिजीज की वजह से। इसलिए देखो हेडिंग का नाम क्या, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है, फिर अपन इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर देगा 17th सेंचुरी, जब ये ऑलरेडी एस्टेक्स और इनका को डिफीट कर दिया था इन्होंने, तो अगले ही कुछ टाइम बाद में 50-60 ईयर्स बाद में एक और रूमर फैल गई थी यूरोप में कि है ना साउथ अमेरिका में गोल्ड का सिटी है। तो सारे के सारे जो आपके कॉन्क्वेस्ट डिटोर्स थे, जो कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे स्पेन से, पोर्चुगल से, इंग्लैंड से, सारे के सारे साउथ अमेरिका में आ गए अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी लेके, मर्सनरीज लेके कि आओ ये सिटी ढूंढते। वो जो सिटी है उस टाइम पे उसका नाम था, मतलब जो फेमस सिटी है उसका नाम था एल डोराडो।
एल डोराडो मतलब होता है, इट इज स्पेनिश वर्ड, वैसे तो इसका मतलब है द गिल्डेड वन, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर लिटरली इसका मीनिंग नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। फेबल्ड मतलब होता है वाइडली नोन, वेरी फेमस, सिटी ऑफ गोल्ड, जो कि किसी ने बोला कि हमने साउथ अमेरिका में देखा है, तो उसको ढूंढने के लिए सारे के सारे कॉन्क्विस्टेडर्स आ गए, बट ऑब्वियसली सिटी मिला नहीं, और सिटी तो नहीं मिला, बट जब ये आए तो इनको यहाँ पे लोग तो मिले, बिकॉज वो लोगों का उस टाइम पे रिलीजन वॉज नॉट क्रिश्चियनिटी, और वो अपने लोकल जो भी कस्टम्स या रिलीजियस टीचिंग्स फॉलो करते थे, सो दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग देम, और अपनी जो लैंग्वेज थी उन पे वो इम्पोज करने लग गए थे। इसलिए साउथ अमेरिका को आज तक अपन लैटिन अमेरिका बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पर यूरोप की जो लैटिन लैंग्वेज थी, उनके जो लैटिन से जो लैंग्वेजेस निकली है आपकी, ये पोर्चुगीज और फ्रेंच जो इनकी फैमिली से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे चलती है प्रेजेंट टाइम पे साउथ अमेरिका के अंदर। ये जो एल डोराडो सिटी का मेंशन है, इसको पॉप कल्चर में भी काफ़ी फैसिनेटिंग तरीके से यूज़ किया है। जैसे कि मैं दो रिसेंट एग्जांपल बताऊं, तो अगर मैं बात करूं ये अपने इंडिया की, तो इंडिया में जो आपकी कन्नड़ा इंडस्ट्री है, उसमें एक मूवी आई थी केजीएफ, यश वाली। उस केजीएफ मूवी में जो सिटी था, कौन सा सिटी था वो, खानसार सिटी शायद, वो जो मिथिकल सिटी खानसार, वो जो खानसार सिटी है उसको कंपेयर किया है एल डोराडो से। उसमें एक वर्ड होता है, खानसार सिटी वॉज एल डोराडो। और अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं, तो रिसेंटली हॉलीवुड में एक मूवी आई थी, जो मतलब रिसेंटली तो क्या, अभी तो कुछ साल हो गए, जो आपकी ब्लैक पैंथर मूवी आई थी। उस ब्लैक पैंथर में एल डोराडो को कंपेयर किया है किससे, वकांडा से, कि ऐसा इस CIA वाले बोलते कि जो ये लोग हैं, दे वर सर्चिंग फॉर एल डोराडो इन साउथ अमेरिका, वेरस असली जो एल डोराडो है वो कहाँ पर लोकेटेड था, असली जो एल डोराडो है वो लोकेटेड था अफ्रीका के अंदर। तो एल डोराडो ही बहुत ही फेमस लेजेंड है, ऑब्वियसली ऐसा शहर रियल नहीं है, तो अभी तक ऐसा कोई शहर मिला नहीं है, ठीक है। फिर देखो उसमें दे रखा है 19th सेंचुरी तक आते आते क्या था कि जो यूरोप के अंदर डिजीज और पॉवर्टी विच वॉज वेरी कॉमन। अब क्या है, यहाँ पे ना फाइट्स होती रहती थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे अगर चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1760s में इंग्लैंड में, शहर का नाम था मैनचेस्टर। फुटबॉल वाले खुश हो जाएंगे। तो ये जो मैनचेस्टर में हुआ था, इसके अंदर है ना आपका क्या हुआ था कि इंडस्ट्रीज बनी, स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्स ने बनाई, मशीनरी बनी, सिटीज़ के अंदर लोग माइग्रेट करके आ गए। बट जितने लोग माइग्रेट करके आए गांव से, विलेजेस से सिटी में, सिटीज़ में उतनी जॉब एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जब वो सब छोड़ छाड़ के आ गए, बेच बाच के आ गए, और जब वो शहर में आके रहने लग गए, तो उनको पता लगा यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है। सो दे स्टार्टेड लिविंग इन गेटोस, स्लम एरिया। ओवर क्राउडेड हो गया बहुत ज़्यादा, क्राइम बढ़ने लग गए, और वो पुलिस अटैक्स होने लग गए, मतलब ब्रीचिंग होने लग गई, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और कार्टेल्स और ये सब चीज़ होने लग गई, और पॉल्यूशन था बहुत ज़्यादा, प्लस यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लग गए थे। बिकॉज इंग्लैंड के अंदर क्या है, मतलब थोड़ा और अगर मैं डीप के जाता हूँ, क्रिश्चियनिटी की बात करूँ, तो क्रिश्चियनिटी के ना बहुत सारे डिनोमिनेशन है, बहुत सारे सब पार्ट्स है। तीन जो मेजर डिनोमिनेशन है वो ही है, कैथलिक्स जो सबसे पुराने, इसके बाद में ऑर्थोडॉक्स, इसके बाद में है प्रोटेस्टेंट। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब जो इंग्लैंड, इट वाज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री, तो मान लो इफ आई एम अ प्रोटेस्टेंट, और अगर मेरे आसपास कोई कैथलिक क्रिश्चियन रहता है हम दोनों ही क्रिश्चियन, बट हमारा जो सब सेक्ट है वो अलग अलग है। तो अब क्या होता था कि जो प्रोटेस्टेंट अटैक करते थे कैथलिक्स पे, कैथलिक्स अटैक करते थे ऑर्थोडॉक्स पे, तो यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत नॉर्मल हो गई थी इंग्लैंड के अंदर। प्लस जो भी आपका रिलीजन के अगेंस्ट में बोलता था, जो डिसेंड करता था, उसको वो लोग पकड़ के, उसको वो लोग एग्जीक्यूट कर देते थे ना, उसको वो गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होता था, उसको प्रोसिक्यूट कर देते थे। तो जो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो उनको लगा कि यार हमको है ना इंग्लैंड के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई, तो किसी नई जगह पे चलते जहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स ना हो। सो उनके पड़ोस में ही अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अमेरिका है, जो कि बिल्कुल न्यू कॉन्टिनेंट और बहुत ही बढ़िया जगह उनके लिए। तो बहुत सारे लोग चले गए अमेरिका में। अमेरिका में जब ये आए तो इनको रियलाइज हुआ कि यार अमेरिका में जो कैरिबियन आइलैंड्स है, यहाँ पर तो है ना बहुत सारी चीज़ों के अपन प्लांटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्लांटेशन में स्टार्ट करने के लिए अपन को लेबर चाहिए, और इंग्लैंड से लेबर आएगा नहीं, बिकॉज जो चीप लेबर होगा वो वाइट पीपल होंगे। तो वो कंसेप्ट चालू हुआ स्लेवरी का 17th सेंचुरी में। तो ये जा के अफ्रीकन से वो ब्लैक्स को पकड़ पकड़ के लाते थे। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, कि लोग यूरोप से जाते थे अफ्रीका, इनको ब्रांडेड करते थे, शैकल्स में डालते थे, फिर इनको जाके कैरिबियन आइलैंड्स अमेरिका में सेल कर देते थे, इनको प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट जाके यूरोप में इन्वेस्ट करते थे। तो 18th सेंचुरी से अमेरिका के अंदर प्लांटेशन जो थे वो स्लेव्स काम करने लग गए, जिनको अफ्रीका से लाते थे। वहाँ पर क्या उगाते थे, वहाँ पे कॉटन उगाते थे, शुगर उगाते थे यूरोपियन मार्केट्स के लिए। तो मतलब मान लो इफ आई एम मर्चेंट, मैं इंग्लैंड से कहा गया, मैं मतलब इंग्लैंड मान लो, फ्रांस बोल लो, जर्मनी, कहीं से भी अफ्रीका गया, अफ्रीका से मैंने खरीदा स्लेव्स को, उनको यहाँ पे सेल किया। जिनको मैंने सेल किया उन लोगों ने यहाँ पर इनकी शुगर के प्लांटेशंस पे काम कराया, कॉटन की प्लांटेशंस पे काम कराया, फिर पैसे कमा के ये लोग कहाँ पर आ गए, यूरोप के अंदर।
तो ये पूरा स्लेव ट्रेड चल रहा था। तो यूरोप ने इससे भी बहुत ज्यादा पैसे कमाए, पहले अमेरिका को लूट के पैसे कमाए, फिर स्लेव ट्रेड के थ्रू पैसे कमाए। फिर इसमें दे रखा है अंटिल द लेट 18th सेंचुरी। अब देखो लेट 18th सेंचुरी, अगर मैं चाहूं तो मैं सेंचुरी को 3 पार्ट से ब्रेक कर सकता हूं, अर्ली 18th, मिड 18th, लेट 18th। मिड 18th मतलब हो गया आपका 1750, तो अर्ली 18th आपको क्या हो जाएगा, अर्ली 18 मतलब 1750 के पहले, और लेट 18 मतलब क्या हो जाएगा 1750 के बाद में। तो अंटिल द लेट 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है ना, मतलब वो दोनों आपके रिच कंट्री थे, सारा ट्रेड वेड होता था। बट जैसा आपको बताओ धीरे धीरे 15th सेंचुरी से चाइना ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था सिल्क रूट में, और चाइना ने एक तरीके से सिल्क रूट को यूज करना बंद ही कर दिया था, और चाइना आइसोलेशन पॉलिसी फॉलो करने लग गया था। अब बात आती है कि सिल्क रूट तो कोई रोड होगा, तो मतलब ये रोड कैसे बंद हो सकता है, कंट्री ने क्या उसमें दीवार विवार थोड़ी लगा दी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये बेसिकली होता क्या है, पुराने टाइम में कोई रोड या कोई पाथ या कोई ऐसी चीज जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है ना, तो बड़े बड़े जो एम्पायर्स होते थे उनको उस रोड को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, चेक पोस्ट बनाने पड़ते थे, सोल्जर्स को रखना पड़ता था, क्योंकि बीच के अंदर डाकू आ रहे, बैंडिट्स आ रहे, छोटे मोटे एम्पायर्स अटैक हो रहे, ट्रैवलर्स को बचाने के लिए। तो चाइना बहुत ज्यादा खर्चा करता था सिल्क रूट को मेंटेन करने में। बट 15th सेंचुरी से आते आते चाइना ने सिल्क रूट में पार्टिसिपेट करना एक तरीके से ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। इसलिए अपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि सिल्क रूट जो एग्जिस्ट करता था वो प्री क्रिश्चियन एरा से अप टू 15th सेंचुरी, मतलब ऐसा नहीं था कि 15th सेंचुरी में आगे रोड खत्म हो गया, धीरे 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 उसका यूज खत्म हो गया, और वो ब्रेक्स बहुत आ गए, चेकपोस्ट खत्म हो गए, बिकॉज चाइना ने पैसा लगाना बंद कर दिया था। अब बुक में रीजन इज नॉट मेंशन्ड, बट मैं आपको बता देता हूं उसके 2 रीजन है। एक रीजन ये कि चाइना को भी टेंशन हो गई थी कि आपकी जो डिजीजेस है वो धीरे धीरे भैया हमारे यहाँ पर भी ना स्प्रेड हो जाए, क्योंकि एक्सटेंसिव ट्रैवल हो रहा था, जर्म थ्योरी तब तक आई नहीं थी, बट लेकिन उनको लोगों को पता लग गया था कि हाँ आपके डिजीजेस ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा क्या था कि चाइनीज लोग अपने आप को बड़े सुपीरियर मानते थे, तो चाइनीज को लगता था कि हम इतने सुपीरियर रेस है, जो हम हेवनली किंगडम है हमारा, जो भी यहाँ पे डायनेस्टी थी, आई थिंक चिंग डायनेस्टी, तो ये लोग क्यों हम ट्रेड करें इन वाइट्स के साथ में, वी आर अबव देम। तो इनको लगता था कि हम इनके साथ में ट्रेड व्रेड नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये आइसोलेशन पॉलिसी के अंदर आ गए थे। जैसे जैसे चाइना आइसोलेशन पॉलिसी के अंदर आता गया, वैसे वैसे इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हो गया, और सारा का सारा जो सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का वो शिफ्ट हो गया वेस्ट की तरफ, मतलब यूरोप के अंदर। सो इट इज रिटन चाइनाज रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकाज। अमेरिकाज में देखो खाने की चीज़ें, अमेरिका में माइंस है, अमेरिका में स्लेवरी है, तो बहुत बड़ा सोर्स बन गया था वो पैसे का। ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स, मतलब इंडिया और चाइना के हिसाब से वेस्टवर्ड्स। यूरोप नाउ इमर्स्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। और जस्ट इसी सेंचुरी में 18th सेंचुरी में आपको पता ही है ब्रिटिशर्स और ये सब ढंग से इधर आ ही गए थे इंडिया के अंदर। और जैसे कि आपको पता है सबसे पहली बैटल भी हो गई थी 1757 में, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो धीरे धीरे चाइना का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ, वैसे वैसे यूरोप का राइज होता गया, यूरोप का राइज होता गया। बट यूरोप का राइज डायरेक्टली इसलिए नहीं हुआ कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है, यूरोप का राइज इसलिए भी हुआ है कि अमेरिका को वो लोग लूटने लग गए थे। तो बेसिकली यूरोप ने पहले अमेरिका को लूटा, फिर स्लेव ट्रेड चालू करी अफ्रीका को लूट के, और फिर वो कूद गए कहां पर, एशिया को लूटने के लिए। तो वी वर द लास्ट वन टू गेट कॉलोनाइज्ड, ठीक है ना। फिर और इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है। बस तो ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ इतने से टॉपिक है, जैसा मैंने बताया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 से लेके 1.3 तक। तो बाकी अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।